आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पूरा हमने उतना डीपली नहीं पढ़ा था, बट जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने एमसीक्यूज़ की हेल्प से आपको करवाई थी। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवा दिया था। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 आते हैं। पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आते हैं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है इस सबसे पहले कि आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि पार्ट 1 किससे डील करता है और पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है। ओके, जल्दी जल्दी से आप कमेंट करें, उसके बाद हम अपना आगे शुरू करते हैं। तो गाइज आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, मुझे बता दिया होगा पार्ट 1 किससे डील करता है और पार्ट 2 किससे डील करता है। तो हम देखते हैं आगे अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अब फंडामेंटल राइट्स किसके साथ, फंडामेंटल का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और इसमें आर्टिकल कौन से आते हैं? इसमें आर्टिकल आते हैं 11 तक तो आगे पार्ट 2 के, 3 में आते हैं 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ओके, ये डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। मैंने आपको बताया था कि एक स्टेट होती है, जो स्टेट होती है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 एलिमेंट्स होते हैं। हम इनको 1 बाय 1 करते हैं। मिनट। स्टेट के 4 एलिमेंट, स्टेट मैं यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ? कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है टेरिटरी। स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है टेरिटरी, दूसरा आता है पॉपुलेशन, तीसरा आता है गवर्नमेंट, और फोर्थ आता है सॉवरेनिटी। क्या आता है? सॉवरेनिटी। अब टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं एक स्टेट के। अब इनमें से मैंने आपको बताया था कि जब पहला एलिमेंट है टेरिटरी, इसको देखते हुए पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। सेकेंड है पॉपुलेशन, इसको देखते हुए पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब जब पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे होंगे कन्फ्लिक्ट्स। अगर एक फैमिली में ही 2 या 3 बंदे होते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो अगर उन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगे जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, जो कहीं बाहर से कंट्री में अलग अलग रेस के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए कौन आती है, कौन इंटरवेन करती है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन को रेगुलेट करेगी। और ये लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ लिखे गए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो जब गवर्नमेंट आती है हमारे लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे रूल्स, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्हीं राइट्स में एक राइट आते हैं, कौन से? फंडामेंटल राइट्स। और ये हमें क्या देते हैं? ये हमें सॉवरेनिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ओके, और ये वाले राइट्स हमसे कोई छीन भी नहीं सकता। ये राइट्स हमारे पास हमारे अपने राइट्स हैं। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि ये राइट्स हमसे कोई छीन नहीं सकता, तो अगर ऐसा है कि हमसे कोई छीन नहीं सकता, फिर तो ये एब्सोल्यूट राइट्स होने चाहिए। फिर तो ये एब्सोल्यूट राइट्स होने चाहिए ना, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता वो हमारे पास एब्सोल्यूट राइट्स होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ये राइट्स हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब इनके ऊपर कभी ना कभी कुछ कंडीशंस में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। कभी ना कभी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इमरजेंसी के टाइम जो होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के आज हम 10 MCQs करेंगे। और इन 10 MCQs को मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ इनके आंसर मुझे पहले कमेंट्स में करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप क्लास में एक्टिव हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है?
ये तो अभी पहले मैंने आपको बताया, इसका आंसर तो सबको आना चाहिए। इसका आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट में करें मुझे। ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं? ऑप्शन है पहला पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 और पार्ट 4। इनमें से कौन सा पार्ट है जो डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ? रिवीजन के लिए बता दूं, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ। पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है सिटीजनशिप के साथ। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है DPSPs मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर होने वाला है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। देखते हैं अब हम इसका आंसर। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली डील विद फंडामेंटल राइट विच आर कंसिडर्ड एसेंशियली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो पार्ट 3 किसके साथ डील करता है? फंडामेंटल राइट्स के साथ। मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 में आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1 to 4, 5 to 11, 12 to 35। आगे हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे, हमारी वीडियोस आगे जाती रहेंगी, तो पार्ट 4 तक जब हम पहुंचेंगे तब मैं आपको इसके रिलेटेड भी बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर करंटली ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइम पे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं कि 8 हैं? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? देखिए इस टाइम पे पहले हम देखते हैं ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओरिजिनली इसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे? ओरिजिनली इसमें फंडामेंटल राइट्स थे 7। कितने थे? 7। बट इस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इनमें से एक जो था वो क्या हुआ? वो डिलीट हो गया। और वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो राइट था फंडामेंटल राइट, उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। देखिए क्या है, ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट बट नाउ देयर आर 6 आफ्टर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट एंड मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो पहले क्या था? ओरिजिनली क्या था? इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब 6 फंडामेंटल राइट्स थे क्योंकि इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो रिमूव कर दिया गया था और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। कौन से आर्टिकल के अंडर? 300A आर्टिकल के अंडर। राइट टू प्रॉपर्टी जो था इसको रिमूव कैसे किया गया? इसको रिमूव किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। इसको रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट की लिस्ट से और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A में। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इन 6 ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करने से मना करता है? कौन से 6 ग्राउंड है? सबसे पहला है रिलीजन, दूसरा है रेस, तीसरा है कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये यहाँ पे 5 ग्राउंड्स दिए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें एक और ऐड होता है, वो है जेंडर के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन करने से जो आर्टिकल हमें मना करता है वो फंडामेंटल राइट कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है? तो जो आर्टिकल हमें प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन करने से इन ग्राउंड्स पे, वो आर्टिकल आता है राइट टू इक्वालिटी। मतलब हमें जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो वो ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिमिनेशन करने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें रोकता है, बोलता है कि हम किसी के मज़हब के बेसिस पे, किसी की शक्ल सूरत मतलब गोरा या काले होने की बेसिस पे, किसी की कास्ट को देख के, जैसे किसी भी लो कास्ट के लोग, जैसे हिंदुज़म में था पहले जो होते थे उनको, या दलित्स वगैरह के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उस बेसिस पे भी हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कोई लड़का है, लड़की है, उस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और कहाँ पे कोई पैदा हुआ है उस बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते। तो ये किस में आता है? ये राइट टू इक्वालिटी में आता है। किसके अंडर आता है? राइट टू इक्वालिटी में आता है। द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड मेंशन। तो आर्टिकल 15 जो है वो डील करता है इस सेक्शन के साथ जो हमें मना करता है डिस्क्रिमिनेशन करने से। और कितने ग्राउंड्स पे मना करता है? वो 6 ग्राउंड्स पे मना करता है। कौन कौन से 6 ग्राउंड्स हैं? सबसे पहला है रिलीजन, रेस, कास्ट,
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करने से हमारा आर्टिकल 15 जो है राइट टू इक्वालिटी के अंडर वो हमें रोकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू फ्रीडम है, जो हमारे पास राइट है हमारे रिलीजन के रिलेटेड, जो हमें ये राइट देता है कि हम कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, हम किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो कौन सा राइट है, वो भी फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 19 to 22 है, 23, 24 है, 25, 28 है, या 29, 30 है। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है वो डील करते हैं इक्वालिटी के साथ, 19 से 22 तक डील करते हैं फ्रीडम के साथ। किसके साथ? फ्रीडम के साथ। आर्टिकल 23 एंड 24 डील करते हैं एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और 25, 28 जो हैं ये रिलीजन के रिलेटेड हैं, और 29, 30 जो आर्टिकल हैं ये हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कौन से? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है? तो पहला तो इनमें से ये दो तो गए, बचे कौन कौन से? 25, 28 एंड आर्टिकल 19 to 22। 19 to 22 राइट टू फ्रीडम्स है ना, राइट टू फ्रीडम, इसमें फ्रीडम की बात की गई है, और इसमें स्पेसिफिकली रिलीजन की फ्रीडम की बात की गई है। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 25 to 28 डील्स विद फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 to 28 इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन। ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है सारे सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहता है? द राइट टू एजुकेशन वाज एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट। राइट टू एजुकेशन बेसिकली फंडामेंटल राइट नहीं था, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रोविज़न को ऐड और डिलीट करने के लिए अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर है। कौन सा प्रोसीजर है? अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर है। और ये वाला प्रोसीजर कहाँ पे दी मेंशन है? 368 आर्टिकल में मेंशन है। ये जब हम आगे जाएंगे मैं आपको अमेंडमेंट के ऊपर एक कम्प्लीटली वीडियो ला के दूँगी, जिससे आपको इसके रिलेटेड क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट या 91st अमेंडमेंट? कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? ये ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें क्या ऐड किया गया था? 21A, जिसमें क्या था? राइट टू एजुकेशन था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडिड 21A मेकिंग एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर एज 6 to 14 ईयर्स। इसमें एज मेंशन की गई थी कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है। ओके, कंपलसरी एजुकेशन है। तो ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और ये कहाँ पे ऐड किया गया था? ये 21 आर्टिकल के में एक प्रोविज़न जोड़ा गया था जिसको कहा गया था 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विच फंडामेंटल राइट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर? कौन सा आर्टिकल है जो हमें रोकता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? कि लोगों को बेचना, उनको ज़बरदस्ती इधर से उधर लेके जाना, उनकी ट्रैफिकिंग करना। और दूसरा क्या है? फोर्स्ड लेबर को फोर्स करा के उससे, मतलब फोर्स करके उससे काम करवाना। तो इसकी प्रोटेक्शन के अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल? तो इसका ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें कौन सा राइट आता है? इसमें आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 23 एंड 24। अब जो आर्टिकल 23 है वो डील करता है, प्रोहिबिशन करता है, मना करता है या हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के अगेंस्ट। और अगर कोई ऐसा काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, मतलब ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, देखते हैं हम इसका आंसर। इसका आंसर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 23 एंड 24 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर। मैंने आपको बताया कि 23 डील करता है किसके साथ? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और
फोर्स लेबर के साथ, और चाइल्ड लेबर के साथ कौन सा डील करता है 24। मतलब किसी भी जो बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, उनकी किसी भी हैज़ार्डस फैक्ट्री में या फैक्ट्रीज़ वगैरह में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, और उनकी चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगी, उसके खिलाफ, उसके लिए है ये वाला राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू एजुकेशन। मैंने अभी पहले आपको बताया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है पहले फंडामेंटल राइट था, बट अब डिलीटेड है और ये अब लीगल राइट है। क्या कौन सा राइट है, लीगल राइट है। तो इसका आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978 एंड इज नाउ अ लीगल राइट, और इस टाइम पे ये एक लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज ग्रांटेड बाय विच आर्टिकल। ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स है जो हमें जिनकी गारंटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जिनकी गारंटी हमें कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं हमारे, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और जाके वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो हमें ये वापस चाहिए कुछ। तो ऐसा प्रोविज़न कहाँ पे दिया गया है, तो ये प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 अलो इंडिविजुअल्स टू डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल। ये जो आर्टिकल 32 है, इसको हमारे जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है BR अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैंने आपको प्रेम्बल वाला टॉपिक करवाया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को क्या कहते हैं, प्रियम्बल को खाली सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। प्रियम्बल जो है वो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम। इनमें से कौन सा है जो राइट टू फ्रीडम में इंक्लूडेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो राइट टू फ्रीडम है ना, ये राइट टू फ्रीडम डील कर, ये आता है 19 to 22 आर्टिकल में। तो जो आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 में हमें 6 फ्रीडम्स बताई हैं, 6 फ्रीडम्स। तो ये 3 जो हैं उन्हीं 6 फ्रीडम्स में से हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। जब हम क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद मैं आपको ये कंप्लीट इसका चार्ट बता दूंगी जो आर्टिकल्स हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 to 22 इंक्लूड ऑल द मेंशन फ्रीडम। इसमें आर्टिकल 19 में ये सारी फ्रीडम्स जो हैं ये मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट एम टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अनटचेबिलिटी से क्या होता है, अनटचेबिलिटी से सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आती है, तो अनटचेबिलिटी से हमें प्रोटेक्शन कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है, हमें आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, हमें इक्वालिटी चाहिए। अनटचेबिलिटी से अनइक्वालिटी आती है, तो हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो होगा राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 आर्टिकल में। और इसमें स्पेसिफिकली कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, वो है आर्टिकल 17 जो है वो एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 17 अंडर द राइट टू इक्वालिटी एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। अच्छा, ये हमारे थे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में मैंने आपको जितना भी हो सका था उतना समझा दिया है। तो अब मैं आपको एक चार्ट बता देती हूँ इनका फंडामेंटल राइट्स का, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी पूरी कम्प्लीटली। मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, वो आते हैं पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ज़्यादातर जब भी आर्टिकल मेंशन किए जाते हैं वो आर्टिकल 14 से मेंशन किए जाते हैं। आर्टिकल 14 से। तो मैं अभी आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 12 और 13 किससे डील करते हैं। आर्टिकल 12 जो है उसमें क्या बताया गया, उसमें डेफिनेशन दी गई है किसकी, स्टेट की, कि स्टेट क्या होगी।
डेफिनेशन है स्टेट की, तो इसमें क्या क्या बताया गया। सबसे पहले बोला गया है कि जो गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट के साथ पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में ये चीज़ें मेंशन की गई। पार्लियामेंट में क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, लेकिन ये हैं कहाँ के, ये हैं यूनियन गवर्नमेंट के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये आएंगे। दूसरी जगह है वो है, दूसरी चीज़ जो है वो है गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, स्टेट के लेजिस्लेचर। इसमें भी कौन आएंगे, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर, मगर इसमें कौन सी गवर्नमेंट आएगी, इसमें आएगी स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद है लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या आता है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। और उसके बाद आता है अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ में आएंगे स्टैट्यूटरी प्लस नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ओके, ये सारे जो हैं ये आर्टिकल 12 में आते हैं, और आर्टिकल हमें क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ओके, अब देखते हैं हम अपना कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है वो किस चीज़ के साथ डील करता है, आर्टिकल 13 डील करता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, तो वो लॉ जो है वो वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, नल एंड वॉइड। मतलब ये वाला लॉ जो है ये कैंसिल हो जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। ये हमारा आर्टिकल 13 है। अब हम देखते हैं अपने बेसिक मेन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं। वो आते हैं आर्टिकल 14 से। इसमें 6 ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिनमें से एक डिलीट हो गया था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, वो डिलीट हो गया था। उसके बाद अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। मैं अभी आपको उनकी कैटेगरीज बता देती हूँ। पहले नंबर पे आता है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है राइट टू फ्रीडम, ये आता है 19 से 22 तक। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, 23 एंड 24। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इसमें आते हैं 25 टू 28 आर्टिकल। उसके बाद फिफ्थ जो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी है वो है फ्रीडम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कौन से, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और 6 जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं फंडामेंटल राइट्स की। ओके, अब हम एक एक करके इन कैटेगरीज को देखते हैं। राइट्स, फंडामेंटल राइट में सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं। आर्टिकल 14 डील करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ है, बोरो किया हुआ है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 15 में है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ प्लस जेंडर। इस बेसिस पे हम किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कहीं पे भी अगर कोई एम्प्लॉयमेंट लेने जाता है, हर एक पर्सन को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17 क्या करता है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल्स को एबॉलिश करता है, लेकिन इसमें एक वो शर्त रखी गई है कि जो मिलिट्री और एकेडमिक्स के टाइटल्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी टाइटल्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाए। कैसे वाले टाइटल, जैसे पहले महाराजा का टाइटल हुआ करता था, नवाब का टाइटल हुआ करता था, इस टाइप के जितने भी टाइटल्स थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद आता है राइट टू, दूसरी कैटेगरी है ये। दूसरी कैटेगरी क्या है, राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। अब आर्टिकल 19 जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट, आर्टिकल 19 डील करता है, इसमें 6 फ्रीडम्स आती हैं। कितनी फ्रीडम्स आती हैं, 6 फ्रीडम्स आती हैं। पहली फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फिर उसके बाद आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, असेंबल पीसफुली, इसमें एक चीज़ है प्लस विदाउट आर्म्स, मतलब आर्म्स के बिना आप कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर आप कहीं पे भी फ्रीली घूम सकते हो, जा सकते हो। फिर उसके बाद है फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप
के पास आज़ादी है कि आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो और सेटल हो सकते हो इंडिया के किसी भी पार्ट में। पहले इसमें कश्मीर को, JNK को एक्सेप्ट किया जाता था, मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़ के आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो। बट जब से आर्टिकल 370 जो है वो हटाया गया है, उसके बाद ये प्रोविज़न भी ख़त्म हो गया। अब आप इंडिया की कहीं किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हो। उसके बाद है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आपके पास आज़ादी है, आप कोई भी प्रोफेशन, मतलब कोई भी जॉब ले सकते हो, किसी भी ऑक्यूपेशन में काम कर सकते हो, कोई भी ट्रेड चला कर सकते हो और बिजनेस अपना कर सकते हो। ये 6 फ्रीडम्स जो थी आर्टिकल 19 में दी गई। उसके बाद आर्टिकल 20 जो है वो डील करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू एजुकेशन। ये बाद में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। उसके बाद आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी आती है, वो आती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये डील करता है आर्टिकल 23 से 24, 2 ये आर्टिकल आते हैं इसमें। 23 क्या कहता है कि ह्यूमन बींग्स की जो ट्रैफिकिंग है उससे मना करता है और फोर्स लेबर से मना करता है। 24 क्या कहता है कि जो बच्चे हैं उनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह में एम्प्लॉयमेंट जो है उससे रोकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी आती है वो आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं। 25 आर्टिकल क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आपके पास आज़ादी है कि आप किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको मान सकते हो, उस पर अमल कर सकते हो। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि आपके पास फ्रीडम है, आज़ादी है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो। आर्टिकल 27 क्या करता है? आपके पास आज़ादी है कि आप अपने किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए टैक्सेस जो है वो पे कर सकते हो, उसके बाद और उनको प्रमोट भी कर सकते हो। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि फ्रीडम है आपके पास कि आप किसी भी जगह को जाके अटेंड कर सकते हो जहाँ पे रिलीजियस वर्शिप होती हो, इबादत होती हो, या कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आपको रिलीजन के रिलेटेड सिखाता हो। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें आर्टिकल आते हैं 29 एंड 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें माइनॉरिटीज़ को राइट दिया गया है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो आता है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आर्टिकल 32 टू 35 आता है। आर्टिकल 32 जो है इसमें क्या लिखा गया है कि रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट हो गया है तो आप जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू जाओगे। इस 32 आर्टिकल में हमारे पास रिट्स दी गई हैं। क्या दी गई हैं? रिट्स। और उन रिट्स को हम यूज़ करके हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 33 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। ये जो है ये डील करता है, आर्टिकल 33 डील करता है आर्म्ड फोर्सेस के साथ। उसके बाद आर्टिकल 32 जो है ये मार्शल लॉ के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? मार्शल लॉ के रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 35 जो है ये किसके रिलेटेड है? लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। इसमें क्या आता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अक्रॉस इंडिया में। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।